गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। एक बार बस मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं, फिर आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलो, तो गुड इवनिंग वंस अगेन। अब आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं। देखो, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जब हम आंसर राइटिंग के बारे में सुनते हैं और उसको प्रैक्टिकली करते नहीं हैं, ठीक है, तो उन दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस होता है। जब आप खुद लिखने बैठेंगे तो आधी समस्याएं उससे सॉल्व हो जाएंगी। पहली बार में कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब लिखते रहोगे कंसिस्टेंसी के साथ, तब चीज़ें अपने आप आने लगेंगी। ठीक है, तो लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिर्फ हम बातें करते रहें, पूछते रहें, चीज़ों को पता करते रहें और हम लिखें ना, तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फियर को निकालिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। राइट, अब मैं क्वेश्चन दूंगी। चलिए, लास्ट अटेम्प्ट बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड मैम, इवनिंग। मेरा 81 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। गुड। तो मेरा जीएस जो जीएस फोर्थ है वो मेरा कंप्लीटेड है बहुत पहले से ही। ओके। लेकिन फर्स्ट सेकंड जो है वो आप जो प्रीलिम्स के नॉलेज है वो है। मैं अभी इंटरनल सिक्योरिटी स्टार्ट करी थी, जीएस 3। तो उसमें समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। जैसे बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं डॉक्टर सिविन सर और ये सब, लेकिन मैंने जब सिलेबस देखा अपना यूपीपीसीएस का प्लस यूपीएससी का, तो एकदम टॉपिक ऐसा नहीं कह सकते कि कॉपीड है, कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों। तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? मतलब इंटरनल सिक्योरिटी लेक्चर देख के पढ़ना चाहिए या कोई नोट्स उठा के पढ़ लेना चाहिए? क्या करूं मैं इस समय? देखो, इंटरनल सिक्योरिटी एक ऐसा टॉपिक है, अगर प्रीलिम्स की जानकारी है, अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हो, तो इतना टफ नहीं है कि किसी के लेक्चर्स की आवश्यकता हो। कुछ टॉपिक्स टफ होते हैं कि हमको लेक्चर्स से ही समझ में आते हैं। ऐसा कर सकते हो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई भी ठीक ठाक मटेरियल इंटरनल सिक्योरिटी का उठाओ, उसको थोड़ा सा पढ़ो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। ठीक है, अगर नहीं ठीक है मैम। समझ में आता है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के कहीं ना कहीं मॉडल आंसर्स बहुत सारे लोगों ने दिए हैं, ऑल्दो वो परफेक्ट नहीं है, बट स्टिल रेफरेंस के लिए मॉडल आंसर्स काम करते हैं। तो उससे एक बार देखो कैसे हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या की जा सकती है, टॉपर्स कॉपी। यूपीपीसीएस में तो मुझे नहीं लगता किसी की इतनी अवेलेबल है। यूपीएससी वालों को भी उठाई जा सकती है। देखो वो अपने आंसर को लिखते कैसे हैं। इंट्रोडक्शन को 3-4 लाइन में लिख रहे हैं, फिर वो हेडिंग कैसे लिख रहे हैं, फिर उसमें प्रेजेंटेशन को सुधार कैसे रहे हैं, सजा कैसे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें की जा सकती हैं। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, चीज़ें हो जाएगी। ऐसा बहुत डिफरेंस नहीं होगा सिलेबस में। कुछ कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसा लग सकता है, लेकिन जब करोगे तो चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, वैभव शर्मा बताइए। मैम मेरा ना मैम अगले साल मेरा आगे फर्स्ट अटेम्प्ट होगा 2026 में। तो फिर मैम उसके हिसाब से मैम मैं अपने पॉलिटी मैम कैसे कवर करूं? ओके, आपने कुछ कवर किया है अभी तक? अभी तक मैम एज ए बिगनर तो मैं अभी तक कुछ कवर तो नहीं करा है। ठीक है, तो मतलब अभी तक आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। यस मैम, सॉर्ट ऑफ। ओके ओके, तो स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सिलेबस उठाइए, देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स के क्या क्या सोर्सेज हैं। ठीक है, तो अभी तो मेंस तो काफ़ी दूर है। ठीक है, अभी प्रीलिम्स के लिए सब सिलेबस देखिए, सब्जेक्ट्स देखिए और चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। मैम लक्ष्मीकांत मैम सफिशिएंट होगा मैम पॉलिटी के लिए अभी के हिसाब से? सफिशियंट है, उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्मीकांत अपने आप में बहुत ओके। अच्छा सोर्स है। ठीक है। ओके ठीक है, मैम, थैंक यू। सुरभि बताइए। मैम मैं पहली बार मतलब मेंस के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो जैसे कि आपने जो टाइम टेबल प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग मतलब मैं जो भी टॉपिक्स आप बताते हो तो वो मैं प्रिपेयर करती हूँ। फिर जैसे जो क्लास में हम आंसर राइटिंग करते हैं, तो उस टाइम मैम होता क्या है कि जो आंसर्स होते हैं वो अलग होते हैं, मतलब काफ़ी उससे। तो मैम थोड़ा ना मतलब उतना इफेक्टिव पॉइंट्स निकल के आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो मतलब जैसे कंटेंट भी होता है ना, तो जैसे आप लोग जैसे जो वर्ड्स वगैरह यूज करते हो वो सारी जो भी चीजें हैं तो मैम उतने अच्छे से वो आ नहीं पाती हैं। तो उसी के लिए मैम पूछना था कि कैसे करना चाहिए। बट क्लास से काफी हेल्प तो हो रही है, मतलब एक वो स्टार्ट तो मिल गया है कि कैसे करना है चीजों को। बट फिर भी थोड़ा अभी उतने अच्छे से हो नहीं पा रही हैं चीजें। देखो सुरभि, अगर एक ही बार में 2-3 दिन में ही चीज़ें आ जाती, तो लोग इतना आंसर राइटिंग को भाव क्यों देते हैं। ठीक है, जी। अगर इतना इंपॉर्टेंस दी जाती है कि नहीं भाई प्रैक्टिस करो, करते रहो, क्वेश्चंस करो, ये करो वो करो, तो इसका मतलब इट इज़ समथिंग विच टेक्स टाइम। ठीक है, बस ये ज़रूरी है कि हम कंसिस्टेंसी के साथ करते रहें।
कई बार आंसर राइटिंग का ये तरीका होता है कि जब हम करते रहते तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमको खुद ही आ जाती है चीज़ें, हम रियलाइज़ भी नहीं कर पाते। जो लोग इनिशियली आंसर राइटिंग कर रहे हैं, इनिशियल फेज में हैं, बिगिनर्स हैं, उनको परेशान नहीं होना है दूसरों को देखकर, ठीक है? दूसरों से सीखना है। जो मुझे ये पता है कि कई बार क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं होते हैं, तो मुझे ये भी बताना है उसके माध्यम से कि क्वेश्चंस को आप रेफर कर एक रेफरेंस की तरह आपके पास नोट्स होंगे, ठीक है? कि महिलाओं से संबंधित कुछ टॉपिक्स हो गए, लेकिन कुछ टॉपिक आपको वहाँ पर नया मिलेगा, ठीक है? यस तो मैम। जब हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहेंगे और हमारे दिमाग में महिलाओं से संबंधित समस्या का एक चित्र होगा, ठीक है? जब हम कर रहे हैं, हमको पता है ये समस्याएं होती हैं, तो उन पॉइंट से, और ये जो हमने कल क्वेश्चन किया था फॉर एग्जांपल अबॉर्शन वाला, तो उन जी पॉइंट से हम चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे, कुछ पॉइंट्स निकाल पाएंगे, ठीक है? वो सब जी चीज़ें मैम। धीमे धीमे प्रैक्टिस से आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि जो हमने किताब रेफर करी है उसी से सारे क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है? यस मैम। अगर कोई भी एक ऐसी किताब होती तो पूरी दुनिया उसी को पढ़ती। सब अपने कोचिंग वाले अलग अलग दे रहे हैं, ठीक है? और जी मोर मैम। और लेस सब सिमिलर दे रहे हैं, लेकिन तब भी क्वेश्चंस अलग आते हैं, ठीक है? तो जी हमको जी। ये नहीं सोचना है कि उस किताब से क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है? हमको उस किताब में जो पॉइंट्स हैं उनको एकत्रित करना है, उनको सीखना है, उनको समझना है, और उनका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है? वो देखना है। आई नो स्टार्टिंग में नहीं कर पाओगे, लेकिन जब दूसरों का सुनते हो ना, तो उससे समझ जी में आएगा, मैम। अच्छा ये इंसान ऐसे सोच रहा है, तो ऐसे हम भी सोच सकते थे, राइट? हम्म, या मैम ने ऐसे बताया है कि ऐसे सोचा जा सकता था, तो उस तरीके से हम सोचने की कोशिश करें, ठीक है? ये थोड़ा ये सब चीज़ें प्रोसेस होती हैं, ठीक है? ओवरनाइट यस नहीं मैम। आएंगी, लेकिन स्लोली स्लोली आ जाएंगी इफ़ यू आर कंसिस्टेंट, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, तो परेशान मत ओके। हो, आएगा समझ में, ठीक है? ओके मैम। ओके। ओके, राहुल संगम बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैं 2025 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहा हूँ। मैंने विजन आई से जीएस को कवर किया है, लेकिन जीएस पेपर 4 मेरे को समझ में नहीं आया है। मेरे को कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि हाँ मैं तैयार हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, मैं आंसर लिख सकता हूँ। हालांकि मैंने जीएस पेपर 1, 2, 3 बाकी सबको तैयार किया है, काफ़ी आंसर्स मैंने लिखे हैं, तो आइडिया तो है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हाँ ये टॉपिक मैंने अच्छे से पढ़ लिया है, अब मुझे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मुझे कुछ मटेरियल भी नहीं मिल रहा है। मैं खुद कंफ्यूज हूँ जीएस पेपर को तो कैसे तैयार करूँ, समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए उसकी। ओके, म्यूट कर दीजिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जितना मुझे समझ में आया, थोड़ी आपकी आवाज़ कट रही थी, आपके जीएस 1 2 3 कंप्लीट है, ठीक है? और आपको 4 नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे केस में क्या कर सकते हो? 4 के लिए किसी यूट्यूब में देखो, किसी ने प्लेलिस्ट बता रखी होगी, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब में फ्रीली पढ़ा रखा है, उससे एक बार चीज़ों को समझने की कोशिश की जा सकती है, ठीक है? दूसरी बात ये है, कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता। एक बड़ा एग्ज़ाम है, और हमें ये बहुत कम ही विरले लोग होंगे जिनको ये लगेगा नहीं भाई हमको सब आता है, हमारा निकल जाएगा, राइट? थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा डर सबको लगता है। और अभी मेंस का आपका एक्चुअली हुआ नहीं है, आपका बेसिक तैयार हुआ है। अगर आप 2025 का दे रहे हैं तो उसको आपको बहुत एनरिच करना पड़ेगा करंट अफेयर्स के साथ। तो उसमें करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है? बेसिक्स आपने बना लिए तो आप एक एडवांटेजियस पोजीशन में है कि जो चीज़ें आपको स्टार्टिंग पूछ ली जाती हैं कि मान लो लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन आएगी, तो आपके पास अभी से नोट्स हैं, तो आपके वो रटे होने चाहिए, ठीक है? इंट्रो कंक्लूजन रटा होना चाहिए, ठीक है? तो उसको आप बार बार जब रिवाइज करेंगे तो धीमे धीमे प्रोसेस में आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और कई बार कॉन्फिडेंस नहीं भी आ पाता है एंड तक, तो वो टेंशन ना लीजिए, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन कुछ था क्या आपका? कोई दूसरा क्वेश्चन था क्या? चलिए बाद में पूछ लूंगी फिर। संध्या बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा ये डाउट है, मतलब डाउट नहीं, एक्चुअली मैंने आपका बैच ज्वाइन किया है, बट मेरे नोट्स कंप्लीटेड नहीं है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट को। बट मतलब मैंने जो प्रीलिम्स दिया था वो उतना अच्छा तो हुआ नहीं है, बट मुझे मेंस का प्रिपेयर करना है, तो नोट्स कंप्लीटेड नहीं है। तो जब मैं ज्वाइन करती हूँ सेशन, तो लगता है कि सब लोग आंसर कर रहे हैं, मैं कर नहीं पा रही हूँ। और कुछ कुछ जैसे जो पढ़े हैं पहले से, तो कभी कभी क्वेश्चन लगता है कि ये आ रहे हैं, बट मुझे लगता है कि शायद मेरे पॉइंट्स उतने अच्छे नहीं हैं, बट सब लोग बोलते तो लगता है ये तो मेरे भी पॉइंट्स थे, तो मैं उतना आंसर सही से लिख नहीं पाती हूँ। और कभी कभी ऐसे कि टॉपिक जो आपने उस दिन दिया वो पूरा कंप्लीटेड नहीं है,
तो आपने मतलब ज़्यादा टॉपिक्स है तो आपने कुछ जो टॉपिक शायद मैंने 1-2 कंप्लीट किए उसके अलावा दूसरे टॉपिक्स दे दिए। तो उस टाइम मुझे समझ नहीं आता मैं क्या लिखूँ। तो इस चक्कर में मैं सोचती हूँ कि मतलब 1 डे बैक फ़ॉलो करूँ। जैसे आपके सेशंस जो प्रीवियस हो गए उसको फ़ॉलो करूँ। फिर लगता है कि वो कभी उस तरह छूट जाता है और जब रेगुलर फ़ॉलो करती हूँ तो उसमें ये सब इश्यूज़ आते हैं। तो मतलब उसके लिए बता दीजिए थोड़ा। ठीक है। देखो, पहली बात तो जब हम कई बार हम जब बाद में फॉलो करने का सोचते हैं ना, ऑल्दो मैं रिकॉर्डेड अवेलेबल करवा रही हूँ, लेकिन वो कई बार छूट जाती है चीज़ें। जब हम रोज़ ज्वाइन करते हैं वो चीज़ डिफरेंट होती है, इसीलिए मैं सबको यही बोलती हूँ कि हाँ, सेम डे ज्वाइन करो। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आपका 2024 वाला आपको लग रहा है कि आपको नहीं देना है, तब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सोर्स आपको पता है। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हम सारे नोट्स पहले बना लें, बाद में आंसर राइटिंग करें। साइमल्टेनियसली हमको दोनों चीज़ें करनी होती हैं कि हम नोट्स भी बनाते जा रहे हैं और आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं। आई नो क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट होंगे, क्वेश्चंस नए होंगे, लोगों का सुनकर हमेशा लगता है कि अरे इनको आता है हमें नहीं आता। तो पहली बार तो लोगों से कंपेयर नहीं करना है। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी मेंस लिख चुके हैं, जिनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो उनसे अगर हम अभी अपनी इनिशियल स्टेज में कंपैरिजन करने लगेंगे तो वो गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका निकल सकता है आपका नहीं निकल सकता। बस प्रैक्टिस हमको करनी है, हमें दूसरों को सुनना है। ये सारी चीज़ें, ये फियर, ये डर, दूसरों से कंपैरिजन, ये तभी जाएगा जब हम करते रहेंगे, हम लगे रहें कि हमको जो समझ में आ रहा है हम वो लिखें, हम खाली ना बैठे, कुछ तो हम सीखेंगे। अगर मैं डायमेंशंस की बात कर रही हूँ तो क्वेश्चन में कहीं तो डायमेंशंस कुछ फिट हो रहे होंगे। कुछ इंट्रोडक्शन में अगर मैम ने बताया कि डेफिनेशन से सोचा जा सकता है, कुछ डेटा से सोचा जा सकता है, कुछ तो लिखो। ठीक है। नहीं कवर हो पाता है सेम डे, आई अंडरस्टैंड, कुछ कुछ चीज़ें रह जाएंगी, कोई बात नहीं, हम अगले दिन कर लेंगे। लेकिन हम सेशन ज़रूर अटेंड करेंगे, हम आंसर के बारे में सोचेंगे ज़रूर, हम पेन उठाकर कुछ लिखने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है। क्योंकि जब खुद सोचोगे, खुद करोगे, फिर दूसरा कोई बताएगा, तब हमारा जो ब्रेन स्टॉर्मिंग का जो तरीका है उसमें परिवर्तन आएगा, वो चेंज होगा, वो सोचने का तरीका बदलेगा। ठीक है। ठीक है ओके, संध्या, थैंक यू मैम। डरना नहीं मैम है, जॉइन करती प्रैक्टिस तो करें। फ़ायदा होता है बट फिर थोड़ा डर से नहीं जॉइन करती हूँ कभी। ये मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि डर लगता है, लोग बता देते हैं, मैं नहीं बता पाता। लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो उसको पॉजिटिवली लेना है ना, हमको तो देखना है कि दूसरा इंसान कैसे सोच पा रहा है और हम नहीं सोच पा रहे। ठीक है। ओके, तो थैंक यू ये, मैम। हाँ, तो ये सबके लिए ही है जो लोग वहाँ से आए हैं यहाँ पर, कि ज्वाइन कर कर अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, अपने दिमाग को चलाना है। ठीक है। तभी चीज़ें आएंगी। चलिए रिंकी बताइए, रिंकी बता रहे हो? चलिए हिमांशु तिवारी बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मेरा कोई नहीं मैम, आप पहले इनसे पूछ लीजिए फिर मैं बता दूंगी। वैसे मैम तो आधा समस्या तो ऐसे भी दूर हो गया मैम। वैसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान था इसी को लेके कि मैम सेम था कि मेरे अभी प्रीलिम्स में 70 to 73 क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन मैम क्या है कि मैंने कभी नोट्स बनाए नहीं मीन्स के। अब मैं लिखने बैठता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं लिखूँ क्या। फिर नेक्स्ट डे आपका मॉडल आंसर देखता हूँ और जो भी सब स्टूडेंट हैं उनकी बातें सुनता हूँ। उसके बाद उसी क्वेश्चन को 2-3 बार लिखता हूँ अपने से। एक बार मॉडल आंसर रीड कर लिया, फिर उसको अपने से लिखा, फिर अगले दिन फिर उसी 2-3 क्वेश्चन को अपने से लिखा, तो थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लेकिन तुरंत मुझे क्या लिखना ये बस नहीं समझ में आता है। लेकिन मैम अभी आपने कहा कि धीरे धीरे तो थोड़ा सा लग रहा है कि हो सकता है कि आगे चलकर बिल्कुल आएगा। बस कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहिए। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं देखती हूँ कि लोग ये आंसर राइटिंग की स्किल पर फोकस नहीं करते। हम क्या फोकस करते हैं कि हम इसको रट लें, इसको रट लें। स्किल इज कि हमको एक तरीका पता होना चाहिए कि हमसे ज़रूरी नहीं है पेपर में यही क्वेश्चन उठकर आएगा, हमसे तो कुछ भी वहाँ पर पूछ सकते हैं, सिलेबस से तो कुछ भी आ सकता है ना। लेकिन हमको अगर पता है कि आंसर को ऐसे फ्रेम किया जाता है, ये तरीका होता है। ठीक है। तो अगर हमने तरीका सीख लिया तो हमारी आधी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। और वो तरीका आएगा कैसे? प्रैक्टिस से, कंसिस्टेंसी के साथ। वो तरीका आएगा कि हम 15 दिन हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है लेकिन हम आंसर लिख रहे हैं, तो 16वें दिन खुद रियलाइज़ करोगे कि हाँ ये चीज़ें हमारी क्लियर हो गई, जो शायद 15 दिन पहले हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। लेकिन आज हम इतना मेच्योर हो गए कि इस तरीके से इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, बॉडी को ऐसे लिख सकते हैं, वो चीज़ें हमें समझ में आ गई। इसीलिए लगे रहिए, आएंगी चीज़ें। आप खुद मुझसे कहेंगे कि हाँ मैम ये समझ में आ गया, ऐसे मैंने कर लिया।
नोट्स बनाना 2024 वालों के लिए फ़िलहाल फीजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। वैसे नोट्स बनाने से अच्छा कोई तरीका नहीं होता, लेकिन ये नहीं होता कि एक ही तरीका है और कुछ नहीं है। तो फ़िलहाल जो 2024 को फोकस कर रहे हैं उनको 50-50 पर रखना पड़ेगा। कुछ जो टफ टॉपिक है उनके नोट्स बनाएंगे, वरना चीज़ों को अपने सोर्सेज से ही मार्क करते हुए चलेंगे। ठीक है, जी। चलिए हिमांशु, फिर और कोई क्वेश्चन नहीं है ना आपका? क्वेश्चन नहीं मैम, बस ये कहना चाहता हूँ मैम कि जैसे कि जो क्वेश्चन होता है मैम, जो उसका मॉडल आंसर प्रोवाइड करा तो उसमें मैम बस थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट, अगर जो स्टूडेंट कॉपी भेजते हैं मैम, अगर एक आध दो कॉपी जो अच्छी होती हैं, जो मतलब वही फ्लो कैसे लिखना, मतलब उसको थोड़ा सा मैम आप एक बार पॉइंट आउट कर देती कि नहीं इनको ये क्वेश्चन मतलब उन्होंने अच्छा लिखा है, ठीक तो थोड़ा सा। ठीक है, वैसे मैं प्रेजेंटेशन के लिए बता देती हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि बता दूँ। ठीक है, जी जी ओके। रिंकी बताओ। यस मैम। मैम एक्चुअली क्या हो रहा है कि मैम मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है कि मुझे एक ही टॉपिक में मैम बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। जैसे कि आज आपने क्वेश्चन दिया था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का। तो मैम एक तो मैम मैं कंफ्यूज ही हो गई कि मतलब तो फिर मैम मैंने सर्च किया कि लिबरलाइजेशन के क्या इफेक्ट है पॉलिटी पे, इकोनॉमी पे और सोसाइटी पे। और मैम इसी में ही काफ़ी टाइम हो गया। और फिर मैम जैसे ग्लोबलाइजेशन को अप्रोच किया तो उसको भी मैम बड़ा मतलब मोटा मोटा ओवरव्यू ले लिया कि हमें किस तरह से इस टॉपिक को कवर करना है। लेकिन मैम फिर मेरे दिमाग में आता है कि चलो मैं PYQ लगा लूँ एक बार जो आए हुए हैं। और मैम जब मैं PYQ करने बैठती हूँ तो मैं वो सारा भूल जाती हूँ, क्योंकि एकदम से अभी अभी पढ़ा है, कुछ याद रहते हैं कुछ नहीं। और मैम फिर साथ में ये भी दिमाग में आता है कि चलो इसके नोट्स बना लो। और मैम फिर नोट्स बनाने में भी और ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मैम सिर्फ एक ही टॉपिक पे वो घूमते रहते हैं और बैकलॉग भी इकट्ठा हो जाता है। देखो, तुमने PYQ देखा, ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, लेकिन PYQ देखकर अगर तुम्हें लग रहा है कि PYQ देखा हमने और हमारे पास कंटेंट है, तो भले ही चीज़ें खुद नहीं समझ में आ रही, पॉइंट्स नहीं याद आ रहे, क्योंकि याद करने के लिए भी हमको समय चाहिए। एक ही बार में याद नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा उससे देख कर, क्योंकि मैं तो बिना देखे करवा ही रही हूँ, तो अपनी तरफ से थोड़ा सा देख कर एक आंसर लिखने की कोशिश करो कि अच्छा ये वाले पॉइंट्स यहाँ डाले जा सकते थे। राइट, लर्न करना एक दिन में पॉसिबल नहीं है। थोड़ा थोड़ा लिखते रहो, फिर बाद में जैसे GS1 की तरफ हम मूव कर रहे हैं, खत्म होने वाला है, तो संडेज को जो भी टॉपिक्स हमने कर लिए हैं, संडे को उठाओ और उस टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करो। ठीक है, तो हमें जो पुरानी चीज़ें हैं तभी लर्न हो पाएंगी, ऐसे ओवरनाइट नहीं होगा। समझ रहे हो? ओके मैम। और मैम एक डाउट और था मैम, जैसे कि कल ही आपने विमेन वाला दिया था मैम। विमेन का हमने सर्च मतलब मोटे मोटे डायमेंशन कवर कर लिए, जैसे कि विमेन इन पॉलिटिक्स, विमेन इन जुडिशरी, विमेन इन स्पोर्ट्स, स्टेम एटसेट्रा। लेकिन मैम ये अबॉर्शन वाला तो सोचा ही नहीं था। और मैम जो चलो अबॉर्शन का मुझे पता भी था, लेकिन जो ये MTP था मैम काफ़ी टाइम पहले न्यूज़ में था मैम। अभी एक केस चल रहा था उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में। तो मैम मोटा मोटा याद है, इतना ज़्यादा याद नहीं आता कि कैसे इसको वो करना है। तो मैम अब फिर करंट अफेयर्स कितने पुराने पढ़ने हैं? देखो, पहली बात तो ये जो मॉडल आंसर्स है वो भी तुम्हें कंटेंट ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इससे जो तुम्हें कंटेंट मिल गया इसको तुम्हें सेग्रीगेट नहीं करना है, इसको भी अपनी चीज़ों में ऐड ऑन कर लेना है कि अच्छा ये वाला पॉइंट अबॉर्शन से रिलेटेड MTP एक्ट ये हमने देखा था, तो वो हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। कुल मिलाकर तो हमें फाइनल एग्जाम डे के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं ना। और उसके बाद करेंट अफेयर्स की बात आती है तो वो हम 1 साल का करेंगे, वो मैं बता दूंगी कैसे करना है, थोड़ा सा उसके लिए गाइड कर दूंगी, वो टेंशन मत लो। ठीक है, तो इससे अगर एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहे हैं तो ये सोचो कि भाई हमारा कंटेंट एनरिच हो रहा है, हमें कुछ नया मिल रहा है। ठीक है, ये मत सोचो कि हम तो कर नहीं पाए, ये तो हमें याद नहीं है। ठीक है, सोचने के तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन की ज़रूरत है। ठीक है रिंकी? ओके मैम। जी मैम। मैम एक लास्ट पॉइंट और मैम, जैसे आप क्वेश्चन देते हो ना, तो मैम मैं मेरा क्या हो रहा है कि जैसे मैम मैं पहले एक इंट्रोडक्शन लिखती हूँ, फिर मुझे लगता है नहीं ये तो खराब है, मैंने फिर उसको काट के दोबारा से उस क्वेश्चन को करने लग जाती हूँ। तो मैम एक परफेक्शनिस्ट अप्रोच की तरफ जा रहा है कि ऐसा लगता है क्या तो मैं बढ़िया ही लिखूँ या फिर मतलब मैंने बिल्कुल ही खराब लिखा है। देखो, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लिखो। ठीक है, सोचो कि हमने एक बार जो स्टार्ट कर दिया उसमें फिलहाल हम ये जो सेशन चल रहा है इसमें काटा पीटी नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे याद आ रहे हैं वैसे वैसे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करो। ठीक है, परफेक्शनिस्ट तभी तो हो पाओगे जब लिखते रहोगे, एक बार में कोई परफेक्शन थोड़ी ना प्राप्त कर लेता है। और दूसरी बात, जो अबॉर्शन वाला टॉपिक है वो करंट का ही हिस्सा होगा। अभी करंट अफेयर्स इतना शायद तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है और उसमें स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, तो 1-2 साल की जो चीज़ें हमारी रहती हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वो अगर मैं अलग से इसमें नहीं बताऊंगी तो यूट्यूब में बता दूंगी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की चीज़ें। ठीक है, तो उसको कवर करना होगा। राइट? और यस मैम। और मैम जैसे कि मुझे मतलब मैम आपकी पहली जो ये GS5 की वीडियोस था इनके बारे में पता नहीं था, अभी देखी तो मैम मुझे थोड़ा काफ़ी अच्छी मदद मिली। तो मैम अगर हो सके तो आप उनको मैम कंटिन्यू कर दीजिए, मतलब जितने भी टॉपिक्स रहते हैं। ठीक है, उसको मैं सोच रही हूँ। ठीक है, अगर वो हो पाएगा तो मैं करती हूँ उसको। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम।
ओके, चलिए विजय लक्ष्मी बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मुझे बस ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि जैसे पार्ट सब पार्ट में जो डिवाइड करना होता है, जैसे 8 मार्कर में 12 मार्कर में, वो समझ नहीं आता कि किसमें ज़्यादा पॉइंट्स कहाँ लिखे, क्योंकि वेटेज किसको ज़्यादा देना है। जैसे 2 अगर पार्ट पूछे हैं तो उसमें वेटेज किसको दें, किसको कम दें, या इक्वल फिर इक्वल वेटेज, अगर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं तो इक्वल वेटेज देंगे, ठीक है? मैम जैसे डेफिनेशन वगैरह हुई या फिर इंट्रोडक्शन हुआ, तो उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि माइक्रो डायग्राम्स वगैरह बना सकते हैं, तो वो कितने पेज तक जाना चाहिए, वो उसमें कितने वर्ड्स होने चाहिए, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। और कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन में मतलब मैम अच्छे जो कीवर्ड्स होते हैं वो मुझे एट रैंडम याद नहीं आते हैं, मतलब जेनरिक सा हो जाता है, तो इसके लिए क्या करें? देखो, इसके लिए तो हम यही कर सकते हैं कि हम चीज़ों को रटने की कोशिश करें। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, कई चीज़ें हमें स्पेसिफिक वर्ड्स को याद करना पड़ेगा, वरना ऐसे जब वहाँ पर पहुँचोगे ना एग्जाम देने, तो वो जो जनरलाइज टर्म्स है वही दिमाग में स्ट्राइक करते हैं, राइट? Yes. दूसरी बात, क्वेश्चन में अगर 2 चीज़ें पूछी गई हैं कि किसी चीज़ का हमसे पूछा गया है कॉज और उसका पूछा गया है इम्पैक्ट, तो दोनों को हम इक्वल भाव देंगे। क्वेश्चन में हमसे कई बार कम ही चांसेस होते हैं जब हमसे किसी टर्म की डेफिनेशन पूछ ली जाए, और वो अगर पूछी भी जाएगी तो 8 मार्क्स में उसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो 8 मार्क्स में अगर हमसे 2 पार्ट्स 8 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिए गए और पहला पार्ट डेफिनेशन है, तो हम अब डेफिनेशन में क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा उसमें डायग्राम से कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ अगर क्वेश्चन ऐसा है कि हाँ भाई यहाँ पर हम कुछ फ्लो चार्ट दिखा सकते हैं, ठीक है, वो दिखा दें, तो वो वाला पार्ट हम आधे पेज से ज़्यादा एड्रेस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो डेफिनेशन से रिलेटेड है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसको दिल से नहीं लेना है कि हम इसको एक पेज में ही करें और दूसरे जो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसको हम एक पेज में मैम करें। जैसे था कि व्हाट इज दिस, और उसके बाद पूछा था कि इसके इम्पैक्ट क्या होगा, तो जैसे ये तो 2 ही पार्ट हो गया, वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी हो गया और मतलब वो मेन पार्ट भी हो गया, तो वो मुझे नहीं समझ में आएगा कि इसको कितना मतलब वेटेज दें, और दूसरा जो इम्पैक्ट पूछा है वो लिख करके या उसमें चैलेंजेस लिख करके उसको इंक्लूड करें या नहीं करें, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया था मेरे लिए। देखो, दोनों पार्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे, लेकिन दोनों पार्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देने में ये नहीं हो सकता कि हमारे पास दोनों पार्ट का इक्वल कंटेंट हो, ठीक है? तो यस हम मैम। अगर इम्पैक्ट लिख रहे हैं तो इम्पैक्ट में हमको हमेशा कोशिश करनी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स लिखें, ठीक है? तो वो चीज़ हम लिखेंगे। और व्हाट इज दिस में अगर हम लिख पा रहे हैं, मान लो 25 से 30% स्पेस हमारी इसमें कवर हो रही है, और उसमें जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं व्हाट इज दिस की वो हमने कवर कर दी है, तो वो सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है फिर, ठीक है? ओके मैम, जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जीएस के जो मतलब यूपी स्पेसिफिक ना, तो उसमें मैम दिक्कत आ रही है कि इंडिया स्पेसिफिक तो जैसे पढ़ा है कि इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह, लेकिन वो उसको यूपी स्पेसिफिक बनाने में ना वो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डाले, क्योंकि जैसे उसमें तो हम लिख सकते हैं टेररिज्म वाला पॉइंट या नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी वगैरह, लेकिन यूपी में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करें, वो मैम उससे एक्सट्रैक्ट करने में वो दिक्कत आ रही है, और सोर्सेज में भी इतना कुछ खास दिया नहीं है, तो वो दिक्कत आ रही है यूपी स्पेसिफिक के लिए। हाँ, यूपी स्पेसिफिक के लिए सोर्सेज लेकिन रेफर करने पड़ेंगे जो है मार्केट में। बाकी कुछ कुछ चीज़ें फिर मैं बताऊंगी कैसे करनी है, कि कहाँ से कवर की जा सकती है, ठीक है? और जब सोर्सेज में अगर इतना नहीं दिया है तो हमारे पास जो सोर्सेज हैं वही हैं, ठीक है? कुछ हम नया तो बना नहीं देंगे, तो उन्हीं को हमें अपनी सुविधा अनुसार थोड़ा सा मोल्ड कर कर यूपी के एग्जाम्पल्स के साथ कोट करना पड़ेगा, ठीक है? मैम एक और पॉइंट था कि जैसे क्वेश्चन कभी कभी ना मैं रॉन्ग इंटरप्रेट कर देती हूँ, तो उसका मतलब कुछ और ही डायरेक्शन में वो चला जाता है, और जबकि क्वेश्चन पूछा कुछ और रहता है, ऐसे तो केस ये में रैंडम क्वेश्चंस। हिंदी वाला भी पढ़ लिया करो। अगर क्वेश्चन में लग रहा है कोई कंफ्यूजन है तो हम सिर्फ अंग्रेजी तक सीमित ना रहे, हम हिंदी वाले क्वेश्चन को भी पढ़ें, ओके ठीक है? हाँ, चलिए हिमांशु शर्मा बताओ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम वो मेरा ये था कि जैसे मेरा फरवरी में एक एग्जाम है, तो मैं अभी मतलब ऑनलाइन तो सेशन नहीं ले पा रहा हूँ अभी लाइव, लेकिन मैं अब रिकॉर्डिंग, तो मैम आवाज वो ठीक रहेगा ना? थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग भी कर रहा हूँ अभी। आवाज चली गई थी, क्या कह रहे हो हिमांशु? रिकॉर्डेड सेशंस देख रहे हो ना? यस मैम। हाँ, रिकॉर्डेड जो लोग देख रहे हैं वो बस ये ध्यान रखें कि अगर उसमें मैंने 15-20 मिनट दिए हैं, आधा घंटा दिया है, तो वो ये नहीं कि वो फास्ट फॉरवर्ड कर दें, वो उस आधे घंटे को लेकर लिखें। रिकॉर्डेड में ये नहीं कि आधा घंटा दिया है चलो इसको हटा देते हैं, एंड पर आ जाते हैं, वो चीज़ नहीं करनी। अपने साथ ईमानदारी फॉलो बरतनी है और पूरा टाइम लेकर उतने टाइम पीरियड में लिखना है बैठकर, चाहे जो भी आए लिखो ज़रूर, ठीक है? अगर ऐसे फॉलो कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल रिकॉर्डेड वाला फॉलो करो, ठीक है? मैम वो मेरा एग्जाम था, मतलब फरवरी में एग्जाम है, तो उसका भी प्रिपेयर करना पड़ रहा है मुझे साथ अच्छा में। अच्छा अच्छा। तो मतलब मैं नोट्स वगैरह तो साथ में कंसोलिडेट कर रहा हूँ, मेरे बनाए हुए भी हैं पहले हुए, तो प्री नहीं हो रहा है इस बार, तो थोड़ा मतलब अगर मैं उसको इतना लाइट मतलब थोड़ा बहुत लाइटली ले सकता हूँ ना उसको?
थोड़ा थोड़ा करते रहो, लाइटली कंप्लीटली मत लो, लेकिन हाँ ये वेटेज जो बहुत ज़्यादा जिसको 2024 का देना है उनके लिए बहुत ज़्यादा है कि वो एकदम ही फोकस्ड होकर करें, लेकिन तुम्हारा एग्जाम भी है तो तुम आराम से करो ज़रूर, 1-2 घंटे हम करेंगे ज़रूर, ठीक है। भले ही उसको अभी एग्जाम है तो 1 घंटे लिमिट कर दो, लेकिन लिखोगे 1 घंटे में हो जाएगा, राइट। लिखो ज़रूर, एकदम छोड़ना नहीं है, वरना फिर प्रीलिम्स वाला शुरू हो जाएगा, फिर मेंस रह जाएगा, और भगवान ने चाहा प्रीलिम्स का क्रॉस करके मेंस का मौका मिलेगा ना, तो जब वो मिलेगा उसके लिए हम रेडी अभी ही तो हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। शिल्पा बताइए। हेलो यस शिल्पा बताइए। मैम, आवाज आ रही है? वैसे मैम 90% तो चीजें वही, मेरी भी प्रॉब्लम वही है जो सबकी है, बट मैम मतलब मैं हिंदी मीडियम हूँ, तो जो जितने मोस्टली लोग हैं वहाँ पे जो आंसर राइटिंग करते हैं वो इंग्लिश मीडियम के हैं, तो जब वो बताते हैं तो मुझे आधी चीज तो मेरे सर के ऊपर से जाती हैं। ऐसा नहीं है मैम कि इंग्लिश समझ में नहीं आती है, बट कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो हम लोग को नहीं समझ में आते हैं ऑन द स्पॉट, तो वो मैम प्रॉब्लम थोड़ा कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि मैम जब से मैंने ज्वाइन किया है मैंने सारे आंसर लिखे हैं, भले कितना भी घटिया लिखा हो। वेरी गुड वेरी गुड, ये मैंने सबसे अच्छी चीज। मैम मैं आपको कॉपी भी दिखा सकती हूँ, इतना गंदा मैंने लिखा है ना कि उसका क्या ही बताऊं मैम। खैर खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैम आई थिंक मेरा हो जाएगा प्रीलिम्स, 84 क्वेश्चन मेरे करेक्ट हैं, वेरी तो गुड। इस बार मेरे को मेंस देना है। लेकिन मैम मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है किस चीज में आ रही है, जैसे जो सब्जेक्ट प्रीलिम्स से रिलेटेड थे, जैसे हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ये सब की क्वेश्चन मैं लिख लेती हूँ थोड़ा बहुत करके। लेकिन मैम जैसे सोसाइटी आपने कल 5 चैप्टर दिए थे, मैंने पूरा दिन मिला के उसको कंप्लीट किया था, और पूरा मेरे को आई थिंक 10 घंटे लग गए थे, पूरा मैंने 5 चैप्टर कंप्लीट किया। बट मैम जब आपने क्वेश्चन दिया तो मैं पहला वाला तो लिख पाई थोड़ा बहुत, दूसरा वाला मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा मैम, बस थोड़ा बहुत इंट्रो लिखा और थोड़ा सा बॉडी भी लिखा था, लेकिन उसके आगे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैम जो न्यू सब्जेक्ट हो रहे हैं वो मुझे बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं, मतलब कैसे करूं। और मतलब मैंने पूरा टारगेट कंप्लीट किया था मैम, पूरा दिन मैंने दे दिया था उसको। वेरी गुड। देखो जो नया है उसके लिए अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो यूट्यूब में बहुत सारी फ्री क्लासेस अवेलेबल है, उनको थोड़ा सा सर्च कर कर उनसे समझो। बाकी अगर कहीं से कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो मैं हूँ ही, मैं बताऊंगी, लेकिन मैं Okay. लास्ट ऑप्शन हूँ। पहले यूट्यूब को फिर दुनिया में देखाओ कि किसी से समझ में आ रहा है तो उनसे समझ लो, ठीक है। उसके बाद नहीं समझ में आए Okay. किसी से तो मेरे पास आना। और ये जो अंग्रेजी वाले शब्द हैं वो मैं समझती हूँ कि कई लोग बहुत अंग्रेजी बोलकर बताते हैं, तो वो मुझसे दोबारा एंड में पूछ लिया करो कि इन्होंने जो बताया था उसको नोट कर लो, उसका क्या मतलब हो, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में Okay. बोलने में डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक है। अच्छा मैम एक और सवाल था कि मैम जैसे कि मैंने मतलब नोट्स कम बनाए हैं, मेंस के बनाया है मैंने, बट बहुत ज्यादा नोट्स नहीं बनाए हैं, तो मैम मैं प्रहार मैगजीन ही फॉलो कर रही हूँ, बिकॉज मुझे प्रहार की लैंग्वेज समझ में आती है, विजन की मुझे लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, जो हिंदी ट्रांसलेशन होता है उनका। सो मैम क्या मतलब प्रहार फॉलो करना सही होगा कि नहीं होगा? देखो अगर प्रहार फॉलो करना सही ना होता तो मैं रिकमेंड करती क्या, ठीक है। मैं ये तो नहीं हाँ चाहूंगी मैम जो वो बात फालतू तो की चीज़ें ठीक वो है। रिकमेंड कर दूं। आई नो बहुत सारे यस मार्केट मैम। में सोर्सेज अवेलेबल हैं, और ऐसा नहीं है कि प्रहार ही एकमात्र सोर्स है, सारे सोर्सेज हैं, सब अपनी अपनी जगह सही है। जी। प्रहार में कोई पॉइंट थोड़ा कम हो सकता है, दूसरे में कोई थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन प्रहार की लैंग्वेज ईजी है। प्रहार में दिया जिस हिसाब से है वो एक मतलब लर्न करने में आसान है, कि हम नोट्स नहीं बनाने तो वो नोट्स फॉर्म में ही है, ठीक है। और दूसरी यस बात, मैम। कोई भी अगर दूसरा सोर्स पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि वो हमारा पूरा कवर कर देगा, कुछ ना कुछ हमारी चीज़ें ऊपर नीचे हमको करंट अफेयर्स से, मॉडल आंसर से उठाकर लिखनी ही होती है। कोई भी एक किताब से ऐसा नहीं होता। म्यूट कर लो शिल्पा। अरे हाँ, कोई भी एक किताब ऐसी नहीं होती कि भाई हमने इससे पढ़ लिया अब हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम इसी से उठाकर कर देंगे। ये एक जिस लेवल का एग्जाम है उस लेवल के हिसाब से हमको सोचना है। पढ़ोगे अगर 2-3 किताबें भी एक ही सब्जेक्ट की, एक ही टॉपिक की, तब भी वहाँ पर कुछ नया एक्सपेक्ट किया जा सकता है, राइट। तभी मैं कहती हूँ कि एक मैगजीन हमारी रेफरेंस होनी चाहिए। मॉडल आंसर से हमारा कंटेंट एनरिचमेंट होगा, बहुत सारे नए नए पॉइंट्स हमको वहाँ से मिलकर आएंगे, हम एक आंसर राइटिंग का स्किल सीखेंगे, बाद में हम करंट अफेयर्स को भी करेंगे, तो हमारा होलिस्टिकली पूरी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा कि हमारा ये रह गया वो रह गया, ठीक है। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है मैम, मतलब मुझे ऐसे नहीं समझ में आता कि मैं कैसे करूं,
मैम ऐसे के लिए कोई ऐसा कुछ आपके पास हो, मतलब कुछ आप बता दीजिए। ऐसे मैंने आपका वीडियो वगैरह देखा था, ट्राई भी किया था लिखने का, बट बहुत ज्यादा मैं नहीं लिख पाई थी, ऑनेस्टली बोलूंगी कि मतलब मैंने ऐसा कोई झंडा नहीं गाड़ दिया था। बट मैम मेरे को ना मतलब कनेक्शन नहीं बन पाता है, जैसे एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ मैं ही पढ़ती हूँ तो मुझे बुरा लगता है कि मैंने अच्छा नहीं लिखा है। तो मैम हिंदी मीडियम के लिए मैम कोई ऐसा हो जो यूट्यूब पे हो, जिसको आप जानती हो, जिसको मैं फॉलो कर पाऊँ, तो आप बता दीजिए। ठीक है, मैं बताती हूँ। और दूसरी बात ये इम्पोर्टेंट है कि अगर हम पहले बार में ही ऐसे लिखकर झंडे गाड़ देंगे तो फिर प्रिपरेशन का महत्व ही क्या रह जाएगा, पहली बार में ही अगर परफेक्ट हो जाएगा तो। ठीक है, यस मैम। तो लिखो, 2-4 ऐसे लिखोगे, चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो धीमे धीमे हम परफेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे ये देखने को मिल रहा है कि सबको पहली बार में ही लिख रहे हैं, 10 दिन में ही परफेक्शन चाहिए। ऐसा नहीं होता है भाई। ऐसे लिखना, आंसर राइटिंग करना, दीज आर द स्किल्स। और कोई भी अगर स्किल है तो उसको डेवलप करने के लिए टाइम चाहिए। ओवरनाइट अगर डेवलप हो जाए तो फिर तो एकदम ही प्रिपरेशन आसान हो जाए। मेंस की प्रिपरेशन अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग होती है। प्रीलिम्स से अगर हम कंपैरिजन करें तो प्रीलिम्स आसान है। प्रीलिम्स आसान इसलिए कि हमको रटना है चीज़ें, वहाँ पर आएंगी तो हम कर लेंगे। यहाँ पर हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि वहाँ पर हम कैसे चीज़ों को डील करेंगे, वहाँ पर कैसे लिखेंगे, कैसे सोचेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो हमको लिखना पड़ेगा ना, वहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस तो होंगे नहीं। ठीक है, तो इसीलिए परफेक्शन की तरफ बढ़ने के लिए हमको चलना है। हमको एकदम ही पहली बार में परफेक्ट नहीं हो सकते हम। ठीक है शिल्पा? यस मैम, यस मैम। और मैम ये इंट्रो और कंक्लूजन भी कम बन पाता है, वही जो एक लड़की ने पूछा था इंग्लिश मीडियम में कि वर्ड्स नहीं मिलते हैं। सो इसके लिए मैम मतलब क्या कैसे। इसके लिए notes- अच्छा मैम वन थिंग और एक, मैं सॉरी मैम इंटरप्ट करने के लिए। जैसे मैम मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब जो टॉपिक्स आप कराती हैं, जो थोड़े अजीब से टॉपिक्स होते हैं, तो क्या किसी कॉपी में मैम, अलग सी कॉपी में उसके लिए इंट्रो और कंक्लूजन की कुछ पॉइंट्स लिख के रख सकते हैं? अलग से किया उसी कॉपी में जो नोट्स, जहाँ पर एक कॉपी में, जैसे मान लो GS1 की है, उसमें सारे नोट्स तो नहीं बना रहे हो, कुछ रेफर कर रहे हो, कुछ कुछ के नोट्स बना रहे हो, उसी कॉपी में लिख लो इंट्रो। ठीक है? ओके ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। स्वीटी बताइए। मैम मेरा तो पहले प्रीलिम्स में भी हिस्ट्री का इशू था, मेंस में भी मेरा हिस्ट्री का इशू है। मेरे से खत्म ही नहीं होती है हिस्ट्री। लगता है कि पता नहीं उसमें कितने डायमेंशन है, क्या पूछ सकता है। अगर लिटरेचर तैयार करेंगे तो कुछ और पूछ देगा। मतलब अगर मैं इसको पढ़ने चाहती हूँ ना, तो पढ़ने में मुझे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे दिख रहा होता है कि बहुत सारा डायमेंशन है जो मतलब मैं छोड़ रही हूँ, तो समझ में नहीं आता है। और इसमें एक ये इशू है मेरे साथ, मतलब ये डिलेमा ही है कि मतलब ये 2024 का मेंस तो लिखने को मिलेगा, तो लेकिन ये जो 2025 है वो भी सुनने में आ रहा है इसी साल सब कुछ होगा। तो हमेशा ये लगता है कि मैं मतलब हैफाजार्ड मैनर में थोड़ा सब बस मतलब जल्दीबाजी में कवर कर लूं, या मैं कोई 2-3 जीएस जो भी है वो मैं बहुत अच्छे से करूं, उस पर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाऊं, उसका मुझे सारा कॉन्सेप्ट पता हो, सब पता हो, ताकि ये मुझे आगे, ऐसा तो है नहीं कि इसी बार सिलेक्शन हो ही जाना है जो भी है, तो एक लंबा रेस है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जब सेकंड कभी मेंस लिखने को मिले तो वहां पे भी हाथ में कुछ ना हो, बस थोड़ा सारा जीएस बस ऊपर ऊपर से हल्का हल्का पता है। तो ये तो मैं इसमें रोज कुछ डिसाइड करूंगी रात को कि नहीं अब मैं GS 1, 2, 3 ही अच्छे से पढ़ूंगी, ज्यादा इधर उधर नहीं भटकूंगी। फिर लेकिन लगता है कि नहीं, इसी बार वाले में ही पूरा एफर्ट करके देते हैं, पता नहीं फिर प्रीलिम्स निकले ना निकले क्या होगा। तो ये डिलेमा बहुत है। देखो, पहली बात तो स्वीटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो। ठीक है, दैट इज माई ऑब्जर्वेशन प्रीलिम्स से अभी तक। ठीक है, तो अपने आप को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा अगली बार वाला, ज़िंदगी में पता नहीं अगली बार मौका मिले या ना मिले। अगर आपको एक मौका ज़िंदगी में मिल रहा है तो आपको अपना 1000% देना है, भले ही चाहे जैसे भी करो। ये नहीं सोचना है कि ये वाला मेंस का मौका मिल रहा है लेकिन हम 25 में सोचेंगे। यहाँ किसी चीज़ का भरोसा नहीं, हम 25 की प्लानिंग कैसे कर चल सकते हैं? हमें अभी अपना देखना है। कोई भी चीज़ मैम प्रीलिम्स के पहले ऐसा बहुत ज्यादा हुआ कि हमेशा मैं मेंस उठाती थी और एक डेट आ जाता था और मैं रख देती थी। एक तो मेरा ये पुराना गिल्ट भी रोज मुझे आता है कि मैं उस समय ये वाला सब्जेक्ट सोची थी प्रिपेयर करने का, कर लेना चाहिए था, पेपर टलते गया, मेरा वो समय चला गया। ये भी एक लूप है इसमें, मतलब ये हमेशा बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है मेरा कि उस समय ऐसा कर लेना चाहिए था, ये कर लेना चाहिए।
देखो ये सबको लगता है कि भाई पढ़ लेते हैं, ये कर लेते हैं, ऐसा कोई भी नहीं होगा, शायद ही एक आधे होंगे जिसको लगता है नहीं भाई हमने तो अपना सारा टाइम यूटिलाइज किया है, ठीक है। तो ये फीलिंग आती है मोर और लेस, किसी की थोड़ी ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, लेकिन आएगी ज़रूर, उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब हम अगर हमें मौका मिलेगा भगवान की दया से इस बार, तो हमको, मुझे भी ऐसा लगता था कि भाई इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कर लेते हैं और जब प्रीलिम मेंस आएगा तो ये कर लेंगे। तो ऐसा थॉट प्रोसेस से मैं रिलेट कर पा रही हूँ। लेकिन कभी वो पॉइंट नहीं आएगा कि हमें लगेगा भाई हमने तो एकदम ही परफेक्ट तरीके से हो गया है। मॉडर्न हिस्ट्री से भले ही बहुत साल बाद भी एग्जाम दोगे ना, तब भी लगेगा मॉडर्न हिस्ट्री से हमारा ये छूट गया, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स अपने आप में बहुत वास्ट है। हमको यहीं पर हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। हमको किसी सब्जेक्ट में किसी उसमें एकदम परफेक्शन नहीं प्राप्त करना है। हमको ये देखना है कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस के साथ डील किया जाता है, वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है और हम पेपर को हैंडल करके निकाल सकते हैं। वहाँ पर जो एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है वो ये नहीं है कि वो सब कुछ जानता है, लेकिन वो एग्जाम स्पेसिफिक जैसे चीज़ें पूछी जाती हैं उसको हैंडल करना उसको आता है, ठीक है। तो वही चीज़ तुमको भी करनी है। तुमको ये नहीं सोचना कि हम GS 1 2 3 को अब 4 महीने देकर एकदम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे फिर हम 25 में जाकर देंगे। हम इस बार देखेंगे कि GS 1 में मॉडर्न हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से डायमेंशन हमको लग रहा है अच्छा ये कवर किया जा सकता है। मैं भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ, उनको कवर करूँ। उसके बाद सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, पता नहीं कुछ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, वहाँ पर हमको कुछ नया मिलेगा। हमें प्रीलिम्स का ज्ञान है, उस ज्ञान को प्रयोग कर कर हम आंसर राइटिंग सीख चुके होंगे। तो हम एक वहाँ पर, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, वहाँ पर जब लोग लिखते हैं ना आंसर, तो बहुत ही कम ऐसे आंसर होते हैं, 20 में से 10 आंसर्स ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे लिखेंगे, जो 10 आंसर्स होंगे वो बहुत ही एवरेज लिखेंगे। लेकिन अगर आप इतना वहाँ पर लिख पा रहे हैं तो आपका मेंस क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर अच्छे लिखोगे तो 12-13 क्वेश्चन तुम्हें लगेगा तुमने बहुत अच्छे लिखे हैं, बाकी की 6-7-8 क्वेश्चन है तो फर्जी लिख कर आओगे, लेकिन इससे मेंस निकल जाता है। तो इसका मतलब सभी सेम स्थिति में है। कोई अगर इतना ज़्यादा GS 1 को पढ़कर गया होगा, एकदम उसको सब कुछ आता होगा, तो उसके तो 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन वो होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर टाइम नहीं होता। वहाँ पर हमको परफेक्शन नहीं चाहिए, वहाँ पर हमको बेस्ट करना है। स्मार्टनेस यहीं पर काम आती है, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करते रहना है। रेस को इतना लंबा क्यों समझना है? हमें तो अपने लिए ही सोचना है कि ना इस बार हमारी ये नैया पार हो जाए, हमें अपने लिए यही सोच कर चलना है। बाकी जब होगा जो होगा वो देखा जाएगा। स्टार्टिंग से तो ये थॉट्स लाने ही नहीं है, समझ रहे हो? और मैम जो गिल्ट को हटाकर PYQ है यूटिलाइज ना दिस टाइम। इसका UPPCS का, उसको देख के उतना डर नहीं लग रहा है जितना मुझे डर लग रहा है सारे यूट्यूब पे जो लोग क्वेश्चन करवा रहे हैं, या जो भी दृष्टि के उस पे साइट पे जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, उसमें लग रहा है कि कहीं से भी कुछ भी, मतलब कितना डायमेंशन लेके क्वेश्चन पूछा है। लेकिन PYQ देख के UPPCS का स्पेशली, मतलब UPSC का नहीं, UPPCS का PYQ 4-5 साल तक देख के वो उतना नहीं तो डर लग मुझे रहा है बताओ, GS 1 में तुम्हारा जितना। जब तुम्हें उससे डर नहीं लग रहा तो अगला साल का पेपर कुछ अगर ऊपर नीचे कर देंगे, लेकिन रहेगा तो वही पेपर। तो हमें उन्हीं का देना है ना, हाँ। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले का थोड़ी ना देना है। तो उन अगर ऑपोजिट होता केस कि कोचिंग वाले तो बड़ा आसान दे रहे हैं, उनका पेपर देखकर डर लग रहा है, तब वो चिंता का विषय था। यहाँ पर जब हमको UPPCS वालों से डर नहीं लग रहा, तो इतना हम तो अपनी तरफ से चीज़ें कवर ही कर रहे हैं ना, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है मैं मतलब यही कि मतलब मैं इसी को मान के चलूँ ना, 95 क्वेश्चन सही है तो हो जाना चाहिए ना, मतलब 95 क्वेश्चंस नेट में सही हैं। हाँ नेट में सही। पता नहीं, शायद डिलेमा है, मुझे तो लग नहीं रहा। नहीं मैम, एक लोग हैं वो तो सिलेक्टेड है, उनका भी इतना ही सही है, तो वो तो बोल रहे थे उनका हो जाएगा। अरे ऑब्वियस है, मजाक कर रही हूँ भाई। 95 क्वेश्चन वाले कोई है यहाँ पर? 95 नेट क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, मजाक लग रहा है तुमको? आराम से होगा। यस मैम, मेरा दोस्त है उसकी 94 क्वेश्चन सही है। हाँ तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि होगा ही नहीं कोई, बट इट इज वेरी हाँ। टफ इस वाले एग्जाम में। तो इतने मार्क्स हैं, हाँ, बहुत तो मैं- अच्छे मार्क्स, इतने क्वेश्चंस बिल्कुल सही है। हाँ तो मैम इसीलिए तो मतलब था मुझे कि हो जाएगा, तो इसीलिए और भी ज्यादा ये सब थॉट आ रहा है बार बार कि मतलब एक समय ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा कर दें कि सब कवर कर लें, और फिर समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कोई जादू की छड़ी चला देते सब अपने जगह। दिन के टारगेट्स पर फोकस करो। अपने दिन में क्या कर सकती हो? लॉन्ग टर्म प्लान, म्यूट कर लीजिए, यस प्लीज म्यूट कर लीजिए। लॉन्ग टर्म के पीछे मत भागो, दिन में देखो जो हमने डिसाइड किया है उसमें हम कितना कर पा रहे हैं। अपने आप ऑन द गो, ऑन द वे चीज़ें कवर होती जाएंगी, ठीक है। एक जादू की छड़ी होती तो सब लोग ना चला लेते। हमें उस दिन पर वर्क करना है, कर्म करना है, और कर्म सिर्फ ऐसे ही नहीं करना है कि हम भैया परफेक्शन प्राप्त कर लेंगे। हमको स्मार्टनेस के साथ PYQs देखते हुए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए कर्म करना है कि हमारा मेंस निकल जाए। मेंस में ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ आएगा तभी निकलेगा, ठीक है। थैंक यू। रजत बताइए।
एक तो ये पूछना था कि मेंस इंग्लिश में दे रहे हैं तो ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं। यस। दूसरी बात ये थी कि पहली बार ही दे रहे हैं मेंस, तो आधा आधा जैसे 50-50 आपने बताया कि नोट्स बना लो, वो तो चल रहा है मैम, बट डिलेमा उसमें जो इंट्रो और कंक्लूजन होता है उसमें मैम वो हो ही नहीं रहा है कैसे भी। तो छोटी सी इल्तिजा ये थी मैम कि अगर आपने बनाए होंगे अपने टाइम पे, तो अगर आप इंट्रो और अगर कंक्लूजन प्रोवाइड कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए रजत, कुछ जैसे आप नोट्स बना रहे हैं, कोई भी सोर्स आप रेफर कर रहे हैं, उसी से हम कई बार इंट्रो और कंक्लूजन रट लें, ठीक है, कुछ कुछ रट लें, उसके बाद कुछ कुछ में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें कि कैसे हमको लिखना होगा, क्योंकि हर इंट्रो हर कंक्लूजन नहीं रटा जा सकता, लेकिन हमको पता होना चाहिए बेसिक्स कि इंट्रो आएगा इस क्वेश्चन में, अगर इंट्रो पूछा जाता है तो उसको डील कैसे करना होता है, राइट। तभी मैं स्किल की बात करती हूँ। मुझे लगता है कि लोगों को एनेबल करना चाहिए कि वो एक नया क्वेश्चन से भी कैसे वो डील कर सके। सिर्फ एक ही क्वेश्चन को मैं समझा दूँ, उसी को रटा दूँ, वही क्वेश्चन तो उठकर आएगा नहीं, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एनेबल करें इंस्टेड ऑफ स्पून फीडिंग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ कुछ टॉपिक्स के इंट्रो और कंक्लूजन जो भी आप सोर्स रेफर कर रहे हैं उससे कर लेंगे, वरना मैंने एक आंसर राइटिंग से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट पढ़ी हुई है, उसमें मैंने बता रखा है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को कैसे डील करते हैं, उसको एक बार रेफर कर लीजिए। फिर भी ना बट ये समझ में करने आए जा रहे हैं तो एक तो टाइम बहुत ज्यादा लग जा रहा है, और दूसरा बहुत ही एवरेज निकल के आ रहे हैं, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। वो इंट्रो और कंक्लूजन से पहली बार ही है सब कुछ, तो बहुत एवरेज सा आ रहा है, तो उसमें मार्क्स मिल नहीं रहे। ठीक है, एवरेज से आ रहा है तो प्रैक्टिस कीजिए, आएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको हर चीज़ के लिए आप एकदम रट कर नहीं जा सकते, कुछ कुछ चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, और जब एवरेज आ रहा है तो उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए ताकि वो अबव एवरेज हो सके, ठीक है। तो लर्न कीजिए कुछ टॉपिक्स का, कुछ को उस वीडियो को रेफर कर लीजिएगा, वरना मुझे लग रहा है मैंने बनाया, इन केस नहीं बनाया हो तो मैं फिर से बता दूंगी कि इंट्रोडक्शन को कैसे डील करना होता है और कंक्लूजन को कैसे करना होता है, तो उससे पॉइंट्स उठाकर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर कर चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आदित्य शर्मा बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मेरी प्रॉब्लम ये ऐसे वाली थी कि ये हिंदी और इंग्लिश वाली मैंने पूछा भी आपसे था, फिर मैम मैंने हिंदी के ऐसे देखे जो मॉडल आंसर टाइप के होते हैं और कुछ टॉपर्स की कॉपी देखी, तो मैम वैसी हिंदी लिखने सीखने के लिए मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। और मैम मैं इंग्लिश में इन जनरल मैंने अभी यूपीएससी वाला मेंस भी दिया था, तो उसमें भी इंग्लिश में लिखना मतलब ठीक ठाक कंफर्टेबल था, कोई ऐसा बुरा नहीं था। लेकिन मैम मैं ये सुनने में मुझे ऐसा है कि मुझे बीपीएससी भी मेंस देना है इस बार, तो ऐसा कहते हैं, मैंने अब सुना है कि उसमें हिंदी वालों को नंबर ज्यादा देते हैं, तो मैम ये दिक्कत आ रही है। मैंने देखा था एक मतलब उसमें अच्छा नंबर उसका 89 था, और ऑन एन एवरेज हिंदी वालों को ज्यादा नंबर मिलता है ऐसे में कंपेयर करें तो हिंदी इंग्लिश मीडियम के कंपैरिजन में, तो मैम ये बात सही है? देखो, और मैम दूसरी इस पॉइंट को एड्रेस कर लेते हैं। ये मैंने भी सुना है, कुछ लोगों के देखे भी हैं कि मार्क्स ज़्यादा मिले, लेकिन ऐसा नहीं है, अंग्रेजी वालों को नहीं मिलते, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो भी मुझसे पूछता है कि हम ऐसे लिख लें, एकदम से ट्रेंड चल गया है कि सबको अंग्रेजी वालों को हिंदी में ऐसे लिखना है, ठीक है। मैं उससे सबसे पहले ये कहती हूँ कि लिख कर देखो, ठीक है। सिर्फ हिंदी में लिख देने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, सही भाषा का प्रयोग होना चाहिए, मात्राएं जो छोटी छोटी सी चीज़ होती हैं उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये आपको अपने विवेक से तय करना होगा कि हमारी हिंदी किस लेवल की है, क्या हम उस लेवल की हिंदी लिख पा रहे हैं कि हमको अच्छे मार्क्स मिले, क्योंकि सिर्फ हिंदी में लिख देने से तो मार्क्स मिलते नहीं है, हिंदी में अच्छा लिखने से मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो अगर हम हिंदी में अच्छा नहीं लिख पाते हैं, हमको लग रहा है यार ये तो बहुत ही जनरल सा है, लोग तो अच्छा लिखते हैं, और अंग्रेजी में हमारी पकड़ ठीक है, तो हम क्यों ना अंग्रेजी वाले पे वर्क करें, उसको और बेटर करें। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि अच्छा लिख कर आओगे तब भी वो तुमको 40 ही मार्क्स दे देंगे, मार्क्स मिलते हैं, बस कंटेंट और तरीका थोड़ा सा सही होना चाहिए, ठीक है। ये जो हवा में बातें चलती रहती है ना कि इनको मिले उनको नहीं मिले, तो वो उन पर इतना ट्रस्ट नहीं करना है, अपनी चीज़ों को देखना है। अगर आपको लग रहा है आप हिंदी में एकदम लिखने में सक्षम है, आप बहुत अच्छे से लिख लेंगे, तो गो अहेड, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू। लेकिन अगर आपको लग रहा है आपका हिंदी उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, तो वर्क करिए, जो चीज़ आपकी थोड़ी ऑलरेडी ठीक है, आपकी अंग्रेजी ठीक है, उस पर वर्क कर उसको और अच्छा बनाइए, इंस्टेड कि आप एकदम नीचे से शुरू करें हिंदी में और फिर आप यहीं एवरेज ही रह जाएं, ठीक है। मैम दिक्कत ये है कि मेरा दोनों अच्छा नहीं है। लेकिन कोई तो अब आपको ये निर्धारित करना होगा, ये तय करना होगा कि किस पर आप वर्क करके उसको बेटर कर सकते हैं, ये तो आप ही को पता होगा कि आपको लग रहा है मैम ये दोनों, जैसे कि मेरा हिंदी साहित्य ऑप्शनल था, तो मैं हिंदी भी करके बेटर कर सकता हूँ और इंग्लिश भी कर सकता हूँ, तो फिर आपके लिए तो ओपन है ना, आपको अपने लिए खुद डिसाइड करना है, फिर तो फिर आसान है। हिंदी साहित्य ऑप्शनल था तो फिर आप हिंदी भी अच्छे से कर सकते हैं।
ठीक है। मैम लेकिन मैं जैसे हिंदी की मॉडल आंसर कॉपी देख रहा हूँ मैम, उसका जो स्तर है मैम, साहित्य लिखना अलग हो जाता है, और मैम मैंने मॉडल आंसर देखे वो कुछ ज्यादा ही फ्लावरिश जिसको बोलते हैं वो लिखते हैं, तो वो, और मैम मैं इन जनरल अगर आप इंग्लिश पढ़े और हिंदी पढ़े तो हिंदी अगर एक स्तर से ऊंचे दर्जे की लिखी गई है तभी उस पर नंबर मिलते हैं। हाँ, तो मैं उसमें था ये दिक्कत थी मैम। दूसरा मैम मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ जो ये मैम आपका आंसर राइटिंग चल रहा है मैम। मैं PYQ लिखता हूँ और उसके इर्द गिर्द जो क्वेश्चंस मैं खुद बनाता हूँ उसको लिखता हूँ। और मैम जैसे कि कल का वो जो क्वेश्चन था अबॉर्शन वाला, वो मैम लग रहा था बाउंसर टाइप का आ गया है वो मैम। मैं किसी भी हालत में अगर आपने क्वेश्चन नहीं दिया होता है मॉडल आंसर तो मैं कभी पढ़ के तो नहीं जाता। और मैम विजन का करंट अफेयर्स पढ़ना यूपी PCS के लिए मैम कहाँ तक जायज है? क्योंकि यूपी PCS का मैं प्रीवियस ईयर देखता हूँ, उसके करंट अफेयर्स बहुत जेनरिक रहते हैं और UPSC में तो कुछ भी पूछ देता है। तो मैम दोनों में डिफरेंस करके तो चलना होगा, नहीं तो मैम सिलेबस ही नहीं खत्म होगा इतने जल्दी। राइट। और 5 और 6 अलग है। ठीक, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कुछ क्वेश्चंस बाउंसर हमेशा रहेंगे, ठीक है, एग्जाम में भी बाउंसर मिलेगा। तो क्वेश्चंस कुछ जो बाउंसर रहेंगे उनको डील कैसे करना है, उनको देखकर या तो हम घबरा जाएं या तो हम उसमें कुछ फ्रेमवर्क के साथ उसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो वो लाइव सेशन में जो लोग ज्वाइन करते हैं उनको ये बेनिफिट होता है। PYQs की थीम्स को देखकर ही मैं क्वेश्चन ऐसा बनाती हूँ, ऐसा एकदम आउट ऑफ ब्लू बनाने की कोशिश नहीं रहती है। दूसरी बात जो विजन वाला है, देखो जो भी UPPSC से करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जितना मैंने देखा है उतना मुझे उतना क्वालिटी नहीं लगता, ठीक है। विजन में क्वालिटी है लेकिन विजन हमको एक एक चीज़ नहीं पढ़नी होती है। विजन में हमको अपनी सुविधा अनुसार चीज़ों को छांटना है कि कैसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं UPPSC के। अगर 2021 या 21 का पेपर देखोगे तो GS2 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था WHO से रिलेटेड, 12 मार्क्स में था। एक क्वेश्चन वो था जो वो चीनी जी जिनपिंग भारत की यात्रा करने आए थे, ठीक है। वो दोनों ही सेम एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपको विजन हर मैगजीन में मिल सकते हैं, नहीं है, लेकिन वहाँ से उठाकर, क्योंकि मैंने वो अटेम्प्ट दिया है और मैंने वेब पढ़कर गई थी, मैंने हमेशा विजन को ही रेफर किया है। और ये नहीं मैंने विजन को रेफर किया तो मैं एक लाइन पढ़ रही हूँ, मैंने स्मार्टली चीज़ों को चूज़ किया है कौन सी हमारे लिए रेलेवेंट हो सकती है चीज़ें। तो वो दोनों क्वेश्चंस डायरेक्ट आपने अगर विजन पढ़ा होगा तो उसको आप आंसर कर लेंगे। एक बार चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन पेपर जाकर, 2 यस क्वेश्चन। मैम, 2020 में ममलापुरम समिट हुई थी, इनफॉर्मल समिट मोदी जी और उनकी 2020 का सी क्वेश्चन है, जिनपिंग की। 20 का क्वेश्चन है या 21 का क्वेश्चन है, ये चेक मैम 20 का क्वेश्चन है, 20 मुझे का question। याद है। हाँ, तो दोनों ही क्वेश्चंस विजन में साफ साफ उसके पॉइंट्स के साथ दिया था। और ये टॉपिक हमको पता है इंपॉर्टेंट है, चाहे हम UPPSC दे रहे हो चाहे UPSC दे रहे हो, ठीक है। तो वो हम वहां से उठाकर लिख देंगे। विजन का कंटेंट काफ़ी हाई क्लास होता है, ठीक है। वो मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं प्रमोट करने के लिए, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जब हमें बहुत अच्छी चीज़ एक अवेलेबल है, उससे हमको हर चीज़ नहीं पढ़नी, उससे हमें अपने अनुसार कुछ चीज़ों को उठाकर यूज़ कर लेना है, ठीक है। वरना ऑल्टरनेटिव्स क्या है ये भी हमको देखना पड़ेगा कि क्या ऑल्टरनेटिव है जो हम इसकी जगह चूज़ कर सकते हैं। तो वो भी कोई दूसरी कोचिंग अगर आपको इतनी अच्छी लग रही है तो रेफर किया जा सकता है। मतलब फॉर मी एज पर माई इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है वो एक अच्छी चीज़ है जिसको रेफर करना चाहिए, ठीक है। मैम आप ऐसा कर सकती है कि मंथली जो आती है मैगजीन उसमें बस ये बता दे कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है यूपी के लिए। मैम खुद से मेरे को तो लगता है कि सब कुछ इम्पोर्टेंट है, मेरे दिमाग में ऐसा चलता है। और ये बहुत दिक्कत है कि मुझे लगता है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, खासकर करंट अफेयर्स को लेकर। और मैम एक और दिक्कत आ रही है आंसर लिखने के वक्त। मुझे पता रहता है ये पॉइंट्स, मेरे को हिंदी में पता रहता है, मेरी पहले तो मेरी मैम मदर टंग हिंदी है, लेकिन मेरे को अगर उसको इंग्लिश में लिखने को कहा जाए कोई भी टॉपिक हो, वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और मुझे पता रहता है अबॉर्शन के भी टॉपिक मैंने पढ़े थे करंट अफेयर्स में, उस वक्त जब आया था तो भी पढ़ा था, लेकिन उसको लिखना एक अलग ही मैम चुनौती है। देखिए लिखना चुनौती है, लेकिन जब आप लिखेंगे, जब आप सोचेंगे तभी आप लिख पाएंगे, ठीक है। उस चुनौती का सामना करना पड़ेगा डट कर कि भैया हम आधे घंटे जब टाइम मिला है तो हम उसको सोच कर लिखे, क्या सोच पा रहे हैं, देखे कहाँ पर दिमाग चला रहे हैं। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम सोचते नहीं, हम चीज़ों को इधर से उठा रहे हैं उधर से उठा रहे हैं, सोचने का टाइम ही नहीं है, हम रट रहे हैं। तो वो ब्रेन स्टॉर्मिंग का जो टाइम होता है ना वो आपको एग्जाम में भी नहीं मिलेगा। अगर आप अभी इसको फॉलो कर रहे हैं तो आपको वो ब्रेन स्टॉर्मिंग का टाइम मिलेगा, तो आप उसमें आपको डायमेंशंस पता है, इस एंगल से सोचा जा सकता है, सामाजिक से, इस पॉलिटिकल से। तो वो डायमेंशंस को दिमाग में लाकर कुछ सोचने की कोशिश करेंगे तो एक इतना भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं था कि उसको एड्रेस ही ना किया जा सके। बस हमको थोड़ा सोचने के तरीके पता होने चाहिए,
उसी पर हमको वर्क करना है और वो हमारा एक अच्छा ठीक ठाक आंसर दे देगा। बाकी हमको जो डेकोरेट करना होता है उसको डेटा से, ये सारी चीज़ें हम करंट अफेयर से कर लेते हैं। रही बात मंथली मैगजीन में चीज़ों को बताने की, तो वो मैं देखती हूँ, अगर संभव हो पाएगा तो मैं डेफिनेटली बता दूँगी। ठीक है? ओके मैम, 2-3 क्वेश्चन नेक्स्ट उसमें पूछ लूंगा। हाँ ठीक, नेक्स्ट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू। ओके, हाँ, जैसे पूछा गया था 2023 के क्वेश्चन में रीजनलिज्म को पावर्टी से कनेक्ट किया था। ठीक है, तो सिमिलर हम देखते हैं कि मेंस 365 में 2023 वाला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, उससे कवर हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे हमको पता चलता है कि कैसे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सौरभ बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मैम मेरा कंफ्यूजन एसए को लेके है, क्योंकि एसए का मुझे कोई ऐसे प्रोटोटाइप नहीं मिलता है कि मतलब 700 वर्ड, जैसे हम लोग यूपीएससी में करते हैं तो 1200 वर्ड्स उसमें एनेक्डोट आ जाता है और ये सारी चीजें, लेकिन जब यूपी आता है तो 700 वर्ड्स में मतलब कंसाइज करना हम लोग के लिए टफ हो जाता है। तो मैम अगर आप टॉपर्स की जो आंसर्स हैं या उसको आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए जीएस के या कुछ, क्योंकि मैं सर्च कर रहा हूँ मुझे मिल ही नहीं रहे यूपी के, मतलब यूपीएससी के तो मिल जाते हैं, यूपी के नहीं मिल रहे कोई टॉपर्स के आंसर्स एज सच। मतलब यूपी के टॉपर्स तो मुझे भी नहीं पता है, किसी ने देखे हो तो देख लो। मतलब मैंने भी हमेशा यूपीएससी वालों को ही रेफर किया है। ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर देते हैं जिसको हम अपने हिसाब से थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के लेकिन साथ मैम फॉलो कर सकते हैं। एसए का थोड़ा फॉर्मेट अलग है ना। एसए का, हाँ, इन केस ऑफ एसए आई अंडरस्टैंड, एसए के लिए देखा जा सकता है। एक बार देखती हूँ किसका प्रोवाइड करा जा सकता है। अदरवाइज जैसे हमने जो उस दिन कवर किया था उसके लिए आई विल ट्राई कि एक वीडियो बनाकर उसके जो भी लोग सेशंस नहीं अटेंड कर पाए उसको देख लें, उससे चीज़ें कवर हो जाए। ठीक है, और मैम एथिक्स में भी हमें जैसे ये इंट्रो और ये बॉडी फिर कंक्लूजन वाला पार्ट, इसका तो फॉर्मेट अलग होता है ना एथिक्स में, तो ऐसा सच नहीं फॉलो कर सकते। एथिक्स में थोड़ा सा डिफरेंटली हैंडल करना होता है। ठीक है, उसमें ये वाला जो बाकी जीएस का पेपर्स का फॉर्मेट है वो नहीं फॉलो होगा। और मैम हिंदी जैसे मेरी बहुत ही वीक है, उसके लिए मुझे मतलब ऐसे रेगुलर 1-1 घंटा कोई ऐसे प्रॉपर ऐसे शेड्यूल बना के करना चाहिए। बिल्कुल करना क्योंकि चाहिए। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब हिंदी में मेरे 60-80 मार्क्स हैं यूपी में, तो वो काफी एबिसमली लो हैं। मैं तो मेरे फ्रेंड्स के तो 90-95 प्लस थे मेजोरिटी की, मेरे तो बहुत ही कम थे। तो इट वाज वन ऑफ द रीजन कि मेरा एकदम आउट हूँ मैं उसमें। वो अभी भी मेरी सुधर नहीं रही है, तो उसके लिए कोई ऐसा प्रॉपर कोई है टाइमिंग लगा के मुझे करनी चाहिए या कुछ ऐसा बिल्कुल, कोई रोज तरीका? डिसाइड कर लो कि भाई शाम को 7 से 8 हमको हिंदी पढ़नी है। और जैसे मैंने फिलहाल अभी आपको ये जरूरत नहीं है कि आप अभी से लेटर राइटिंग और अपठित गद्यांश करने लगे। पहला कई बार हम लिख ही नहीं पाते, कई बार हमको समझ ही नहीं आता कि इन शब्दों में कौन सी मात्रा कैसे होगी। राइट, तो जैसे फिलहाल हम कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला, तो उसको लिखो और उसको लिख कर पेन से लिख कर थोड़ा सा लर्न करो। तो हिंदी के साथ थोड़ा सा हम फ्रेंडली होना शुरू करें। तो जब हम फ्रेंडली होंगे तो हमारी नेक्स्ट स्टेज होगी कि हम थोड़े से भाई अपठित गद्यांश और प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाएं। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। और मैम यूपी स्पेसिफिक थोड़ा करंट ना ऐसे ग्रुप में दे दिया करिए, क्योंकि उसमें ये होता है कि मुझे स्कीम्स ही नहीं पता है कि मतलब गवर्नमेंट कौन सी स्कीम्स लगा रही है, या कोई डेटा भी नहीं है ऐसे। जैसे अबॉर्शन से रिलेटेड हमें पता ही नहीं कि यूपी में कोई स्कीम है भी कि नहीं इससे रिलेटेड। अबॉर्शन वाला टॉपिक यूपी स्पेसिफिक नहीं था, बट यस ओके, आई विल ट्राई कि मैं चीज़ों को बता दूं कैसे कहाँ पर करंट अफेयर्स वाला, वरना यूट्यूब में आई विल ट्राई टू प्रोवाइड। ठीक है, ताकि सबको हो जाए। ओके, ठीक है, और थैंक यू मैम। बाकी हाँ, शिल्पा कोई क्वेश्चन बचा है? ओके, बचा है शिल्पा कोई क्वेश्चन? ठीक है, देखिए जो लोग भी ग्रुप से आए हैं यहाँ पर उनको मैं यही कहूँगी कि ऐसा तो नहीं है कि आपको लाइव क्वेश्चन समझना है। लाइव में थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर क्रिएट हो जाता है। जब हमें कोई क्वेश्चन दे देता है हम उसको करते हैं आराम से सोच कर, तो वो वाला प्रेशर हमारे ऊपर नहीं होता, हम सोचते हैं आराम से। लेकिन लाइव जब देती हूँ तो भले ही वो आसान सा क्वेश्चन हो, ठीक है, लेकिन उस पर हमको क्लिक नहीं कर पाती हैं चीज़ें, क्योंकि हम प्रेशर में होते हैं। और इससे डबल ट्रिपल प्रेशर कब हुआ? एग्जाम में। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, चीज़ें फॉलो करेंगे रेगुलरली, तो समझ में आएगा। अटेम्प्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप फाइनली परफेक्शन की तरफ बढ़ पाएंगे। सिर्फ बातें करने से चीज़ें नहीं होती। मेंस अपने आप में मुझे पता है इतना हल्का नहीं होता, और जितने लोग उसको फॉलो कर कर एंड तक जाएंगे वो शायद 10% ही हो। और सिर्फ ये मेरे ग्रुप की बात नहीं है, किसी ने भी कहीं पर भी हज़ारों लोग ले रखे होंगे, लेकिन मेंस को पूरा रिगरसली एंड तक फॉलो करने वाले 4-5% होंगे या 10% होंगे मैक्सिमम। ठीक है, तो अब आपको अपने लिए डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है, या फिर आप आगे देख रहे हैं कि भाई हमको सेलेक्ट होना है और आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई कर मेंस देना है, ठीक है, तो आपको अपने लिए डिसाइड करना पड़ेगा कि आप उसको फॉलो करेंगे या नहीं। मेरा बस उद्देश्य ये है कि जो उसको ज्वाइन करे
जिसने भी उसको ज्वाइन किया हुआ है उसको उससे बेनिफिट होना चाहिए, उसको मैं एनेबल कर सकूं कि भाई उसको आंसर राइटिंग का स्किल आना चाहिए। माय फोकस इज ऑन द स्किल, ना कि सिर्फ एक क्वेश्चन को रटाकर उसी से आपकी नैया पार हो जाए। ठीक है, यूपीपीसीएस 2025 वाले जो हैं जिन्होंने अभी तक कुछ शुरू नहीं किया है, उनको पहले 5-6 महीने, अभी एटलीस्ट 5-6 महीने तो नहीं, एटलीस्ट 3-4 महीने प्रीलिम्स के सब्जेक्ट से गुजरना है। ठीक है, चाहे 2024 का हो, चाहे 25 का हो, चाहे 26 का हो, हर इंसान को प्रोसेस ये फॉलो करना होता है कि वो पहले प्रीलिम्स का पढ़ ले। अगर 26 वाला है तो उसके पास बहुत टाइम है, 7-8 महीने पढ़ ले। जो 25 वाले हैं तो वो प्रीलिम्स के 3-4 महीने लेकर प्रीलिम्स के सब्जेक्ट से वाकिफ हो जाए। वंस यू आर अवेयर ऑफ द सब्जेक्ट्स, आपको सब्जेक्ट्स का आइडिया है, आपको पता है क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो फिर हम प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ लेकर चलते हैं। प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड होती है, क्योंकि प्रीलिम्स हमारा सिर्फ हमें सिलेक्शन नहीं दिलाता, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में लेकर चलोगे तभी फाइनली सेलेक्ट हो पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई कर मेंस लिखने का मौका मिल रहा है तो उसको एकदम भी हल्के में मत लीजिएगा, जस्ट गिव योर 1000% टू इट। कौन सी बॉल आपको कब एकदम ऐसी आ जाएगी आप छक्का मार सकते हैं, तो आपको छक्का मारने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप बैठे हैं कि अभी छक्का नहीं मारेंगे, अभी तो हमारी उतनी प्रैक्टिस नहीं है, हम अगली बार करेंगे, वो नहीं होता है। आपको रेडी रहना है अपनी तरफ से। ठीक है, पता चले एकदम ही वो क्या बोलते हैं सुर्री बॉल दे दी, उसमें भी अगर छक्का नहीं मार पाए तो क्या फ़ायदा, राइट। तो प्रैक्टिस कीजिए, पेशेंटली आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी कंसिस्टेंसी के साथ, तभी रिजल्ट मिलेगा, राइट। चलिए तो एंड करते हैं फिलहाल इसको। विजय लक्ष्मी बताइए, जल्दी से बताइए क्या क्वेश्चन है। मैम वही जैसे इन्होंने बताया कि विजन के पढ़ सकते हैं, तो उसमें मतलब विजन 365 पढ़े या मंथली मैक्सिमम वाला पढ़े, मतलब यूपी के लिए स्पेसिफिक? यूपी स्पेसिफिक तो उसमें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यूपी पीसीएस के जो जनरल पेपर्स हैं उसके लिए मैं बता रही हूँ, सेम कंटेंट होता है। ठीक है, मैंने बताया भी है, थोड़ा वीडियो देख लिया करो भाई तुम लोग यूट्यूब पर। मैंने बताया है कि कैसे जो मेंस 365 है वो बनाते तो इसी कंटेंट से। ठीक है, उसमें जो जो चीज़ें होती हैं मेंस स्पेसिफिक वही उठाकर सेग्रीगेट कर दे देते हैं। फिलहाल तो अभी वो नहीं देंगे क्योंकि यूपीएससी तो है नहीं, तो हम मंथली वाली को फिलहाल रेफर करेंगे। चाहे तो अभी सितंबर में हुआ है ना यूपीएससी का मेंस, तो एक बार पिछली वाली भी उठाकर देख सकते हैं। 1.5-2 साल के हमारे पास करंट अफेयर्स हो जाएगी, राइट। बाकी मैं भी एक बार देखती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बता सकूँ उससे डायरेक्टली देखकर। ठीक है मैम वही कि उसमें तो बहुत सारी चीजें होंगी ना, तो वो यूपी से कौन कौन से टॉपिक्स उसमें इंपॉर्टेंट होंगे या किससे क्वेश्चन बन सकते हैं यूपी में, वो थोड़ा सा आइडिया नहीं लग पा रहा है, क्योंकि बहुत सारा पढ़ने जाएंगे तो उतना टाइम है नहीं। नहीं सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, थोड़ा सा स्मार्टली चीज़ों को देखना होता है, फिर मैं बताती हूँ उसके बारे में। ठीक है, कैसे कैसे कौन सी चीज़ों को देखना है। राहुल कोई क्वेश्चन बचा है, जल्दी से पूछ लीजिए, फिर एंड करते हैं इसको। मैम आपके क्या सोर्सेस हैं एथिक्स के? भाई मैंने सोर्सेज के लिए वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, एक बार उसको देख लो, सारे GS 1-6 के सोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, 2025 के लिए प्रीलिम्स के लिए अभी फ़िलहाल कोई कोर्स नहीं है, अगर कोई कोर्स होगा तो फिर मैं टेलीग्राम चैनल पर उसको शेयर करूँगी। ठीक है, चलिए बैकलॉग से डरना नहीं है, बैकलॉग इतना सारा सिलेबस है कि वो बना ही रहता है कुछ ना कुछ, बस कंसिस्टेंसी के साथ करते रहना है। ठीक है, चलो फिर एंड करते हैं इसको। अब कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो किसी और दिन सेशन रखकर मैं ले लूँगी।